Yes, I hope you can see the screen. Okay, just read this question. Uniform circular disk of radius r lies in xy plane with its center coinciding with origin. Its moment of inertia about an axis lying in xy plane parallel to x-axis and passing through a point on y-axis at a distance y is equal to 2r is I1. Okay, the moment of inertia about an axis lying in the plane perpendicular to the xy plane passing through the point on x-axis at a distance of x equal to d is I2. If I1 is equal to I2, then the value of d is. देखो डायग्राम हम निकाल सकते हैं इस तरह से कि देखो there is a circular disk of radius r lying in xy plane with its center coinciding with origin. मतलब क्या, देखो ठीक से समझो, ये xy प्लेन है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। और डिस्क जो है वो ऐसा, ये हो गया डिस्क जिसका रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है, ये r उसका रेडियस है। और its moment of inertia about an axis lying in xy plane. Okay, note that is axis is lying in xy plane and which is parallel to x-axis and passing through the point on y-axis at a distance 2r. Okay, तो मतलब देखो ये y-axis है, तो इस y-axis पे 2r डिस्टेंस वाले पॉइंट जो है, ये सपोज पॉइंट है 2r डिस्टेंस पे जो है, तो इस पॉइंट में से पास होने वाला, और जो एक्सिस जो है वो लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ठीक से, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल एक्सिस ये देखो ऐसा इसे चल रही है, ठीक है, विच इज एट अ डिस्टेंस 2r। ये जो डिस्टेंस है ये 2r है, जबकि इस रिंग डिस्क का जो रेडियस है वो सिर्फ r है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I1। ओके, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस लाइंग इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। देखो ठीक से, तो अभी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर प्लेन पे एक्सिस दिख रहा है एंड इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू d इज I2। तो I2 का कौन सा एक्सिस है, देखो यहाँ पे ये सपोज x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है सपोज, जो कि यहाँ से d डिस्टेंस पे है, राइट। तो ये d डिस्टेंस है और ऐसे एक्सिस, ऐसे पॉइंट में से पास होने वाला एक्सिस जो कि इस प्लेन को ही परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये देखो ऐसे, तो इस प्लेन को परपेंडिकुलर ऐसा है वो एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है, I2। ओके, एंड इट्स गिवन दैट I1 इज इक्वल टू I2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस d हियर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो हमको उसके लिए ढूंढ के निकालना है, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड इट आउट, कौन सा प्रिंसिपल है, देखो ये डिस्टेंस जो है हमने बोल के रखा है d है करके। ओके, समझे, इधर तक समझा सबको, कुछ डाउट है।
क्वेश्चंस का मीनिंग समझ में आया ठीक से? ये I1 और ये I2 और दिया हुआ है कि I1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू I2। इधर तक समझा क्या सबको? अरे हाँ यार, आपको कुछ बोलो। अगर इधर तक कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी, क्योंकि इसके बाद का जो पार्ट है वो सॉल्विंग का पार्ट है पूरा। समझने का पार्ट इतना ही है सिर्फ। अरे कोई है कि नहीं लेक्चर में? यस तो बोलते जाना जल्दी जल्दी फटाफट। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि R1 I1 इज इक्वल टू I2। ये कंडीशन इक्वेट करने के लिए हमको पहले I1 निकालना पड़ेगा। हाउ कैन वी फाइंड आउट I1 हियर? I1 मतलब इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है कि नहीं, इसके अबाउट अगर इस पूरे डिस्क को अगर हम रोटेट कर देंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे? उसके लिए डायमीटर में से पास होने वाला जो एक्सिस है, ये डायमीटर मतलब ही एक्स एक्सिस है यहाँ पे देखो ठीक से। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम आई बोल सकते हैं, देखो आई। और हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं I1 निकालने के लिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस हमको पता है ऑलरेडी। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस? we know that it tells us simply that IO is equal to IC plus MH square, करेक्ट है? तो ये IC plus MH square। अब इसमें IC मतलब क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द डायमीटर। You know what is the moment of inertia of a disk about diameter? बताओ अनुष्का, what is the moment of inertia of a disk about diameter? It's mr square by 4। mr square by 4। Very good, mr square upon 4। ओके, ये बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, नो डाउट। प्लस अभी m इंटू एच कितना है यहाँ पे? ये देखो ये h है, दिख रहा है? तो वो हमको यहाँ पे डालना है। तो इससे हमको मिलेगा m इंटू 2r और उसका स्क्वायर, जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में मिल रहा है, देखो mr स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ पे बन रहा है 4mr स्क्वायर, करेक्ट है? तो इसको ऐड करके हमको कितना मिलेगा? 4mr स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और अंदर में 1/4 प्लस 4 क्या बनता है? ये 17/4 mr स्क्वायर, करेक्ट है? सो वी हैव गॉट दैट I1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 17/4 mr स्क्वायर। ओके, चलो ये तो मिल गया हमको, I1 तो मिल गया। ठीक है, I2 का क्या? हाउ कैन वी फाइंड आउट I2? Can't you see that this I2 is parallel to the axis passing through the center of the disk and perpendicular to its plane like this? ये देखो, ये जो एक्सिस होता है डिस्क के सेंटर में से पास होने के होके और परपेंडिकुलर रहने वाला, तो इसके पैरेलल है कि नहीं ये? तो वंस अगेन वी कैन यूज द पैरेलल प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस हियर आल्सो। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस हम यूज कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे फिर से। और ये दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे d दिया हुआ है, देखो। तो इसलिए यहाँ पे h के बदले क्या आने वाला है? d आने वाला है। और I2 जो है वो IO रहने वाला है, और ये जो एक्सिस है ये IC बनने वाला है, ये वाला। ये देखो, तो अगर हम फिर से प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज करेंगे तो हमको मिलेगा I2 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, where IC is going to be। अच्छा अभी बताओ, what is the moment of inertia of a disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane? mr square by 2। okay, mr square by 2। this is the moment of inertia of a disk about an axis passing through its center perpendicular to the plane। प्लस अब यहाँ पे m तो m ही है, चलो नो डाउट, लेकिन h कितना है बताए? ये देखो ये h है d, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा d स्क्वायर। ओके, एंड जस्ट once we get this step, after that we have to just equate these two। तो अगर हम सपोज इक्वेट करेंगे इन दोनों को तो देखो क्या होगा, याद रखो ठीक से, मैं ये इरेज कर रहा हूँ पूरा। ये देखो 17/4 mr स्क्वायर ये I1 है, और mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर ये I2 है।
तो इन दोनों को इक्वेट करने से हमको मिल जाएगा, देखो I1 इज इक्वल टू I2 गिव्स, I1 कितना था 17/4 इन mr स्क्वायर, बराबर है, और I2 कितना था mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर, राइट, so that we can just get this as 17/4 into mr स्क्वायर। तो इस पूरे में से ये mr स्क्वायर बाय 2 को इधर लेके जाओ तो हमको मिलेगा 17/4 mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है, which is going to be m into d स्क्वायर, करेक्ट है, जिससे हमको mr स्क्वायर कॉमन मिलेगा, तो 17/4 माइनस mr स्क्वायर बाय 70, अरे यार शिट, I1 is equal to I2 means 17/4 mr square is equal to mr square by 2 plus md square, which means 17/4 mr square minus 1/2 mr square, which is going to be md square, right? So that 17/4 minus 1/2 into mr square is going to be md square, so that gets cancelled, and here if we write it as 17/4 minus 2/4 into r square, which is going to be d square, so that what this becomes here is 15/4 into r square is equal to d square. So what this d must be equal to, so d should be equal to √15 into r upon 2. So this is going to be the answer. ठीक, ये देखो √15/2 into r, this will be the correct answer. समझा क्या ठीक से? देखो उन्होंने क्या किया है, ये देखो वो ये वही डायग्राम है जो हमने ड्रॉ किया था अभी भी, ठीक है, ये डिस्टेंस 2r और I1 और I2, I1 कैसे निकाला, ये देखो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m into h स्क्वायर वेयर h is going to be 2r, और I2 कैसे निकाला, तो ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस प्लस mr स्क्वायर वेयर r is d, सो इसलिए इन दोनों को जैसे इक्वेट किया तो ये देखो वही इक्वेशन हमको मिल गया, जिसको सॉल्व करके हमको d इक्वल टू √15/2 टाइम्स ऑफ r मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। A uniform cylindrical rod of mass m and length l is rotating with an angular speed omega. The axis of rotation is perpendicular to its axis of symmetry and passes through one of its end faces. If the room temperature increases by T, the coefficient of linear expansion of the rod is alpha, then the magnitude of change in its angular speed is, अच्छा देखो ठीक से ये ऑप्शन है, अभी क्या दिया हुआ है हमको, एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, इट्स रोटेटिंग अबाउट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री एंड पासेस थ्रू द वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट के अबाउट वो रोटेट हो रहा है, ठीक है। इफ द रूम टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय t and coefficient of linear expansion of the rod is alpha, the magnitude of change in its angular speed is, ओके अभी मुझे बताओ व्हाई द एंगुलर स्पीड मस्ट चेंज, अगर रॉड इस तरह से घूम रहा है और अगर टेम्परेचर बढ़ता है सडनली, तो एज सुन एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वी नो दैट देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन, तो अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा टी अमाउंट से और उसका अल्फा भी दिया हुआ है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो उसकी वजह से उसका लेंथ स्लाइटली बढ़ेगा, हम इसको शो कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखो ये लेंथ बढ़ गया सपोज, तो जैसे ही लेंथ बढ़ेगा
तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है वो तो बढ़ गया बिल्कुल, और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने से क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होता है, क्योंकि एल रिमेन्स कांस्टेंट। एल मतलब क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो एंगुलर वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन हम थोड़ा सा अलग लेके सॉल्व करेंगे दूसरे बोर्ड पे। ठीक है, देखो यहाँ पे अभी ये समझो रॉड, लेंथ एल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका आई है, मास उसका एम मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी कैन से इट्स गोइंग टू बी ml स्क्वायर बाय 3, करेक्ट है, अबाउट एंड पॉइंट है ना इसलिए, ठीक है। बट अभी जैसे ही वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है आफ्टर, ओके, ऑन व्हाट एंगुलर वेलोसिटी इट इज मूविंग विथ, इट्स ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा इतना एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, ठीक है। अभी देखो आफ्टर द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किस पे फर्क पड़ेगा बताओ, मास पे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया तो उससे क्या मास चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं, मास इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, but the only length is going to change, and according to which equation that length is governed, this equation l dash is equal to l naught मतलब l into 1 plus alpha t। ये थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमने एक इक्वेशन देखा था, लीनियर एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट होता है उसके डेफिनेशन से ही हमको ये इक्वेशन मिलता है। अब ये इक्वेशन अगर यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो लिख से, तो l डैश इज गोइंग टू बी l इंटू 1 प्लस अल्फा टी, इस इक्वेशन के हिसाब से लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। सो कैन यू टेल मी व्हाट परसेंट द लेंथ विल इंक्रीज बाय, तो इसको परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करना है, या ऐसा करेंगे कि एल स्क्वायर है ना यहाँ पे, एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर के अंदर इंक्रीमेंट कितना होगा वो निकालने के लिए जो एल डैश स्क्वायर है वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो एल डैश स्क्वायर विल बी एक्चुअली एल स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर, और उससे भी आगे जाके हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे, क्योंकि एल डैश स्क्वायर इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस, ये तुमको पता होना चाहिए, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये बात पता है, when x is very 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 small than 1, ठीक है। तो जो हम ये अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टी, ये हमको मिल जाएगा, देखो ठीक से। तो इस केस में फिर जो एल डैश स्क्वायर हमको मिल गया, ये हम अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हमको आई डैश मिलेगा। तो आई डैश कितना मिलेगा, आई डैश विल एक्चुअली बी इक्वल टू m into l dash square upon 3, where l dash square is going to be this. So if we replace it by that, then we get this I dash is equal to m by 3 into l dash square, where l dash square comes out to be l square into 1 plus 2 alpha into t. Okay. So but ml square by 3 मतलब क्या, वो तो I ही है, ये देखो यहाँ पे ये I का ही जो वैल्यू है वो ml square by 3 है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I dash is going to be I into 1 plus 2 alpha t, करेक्ट है, ओके। I dash तो हमको मिल गया, बट अभी एंगुलर कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हमको मिलेगा I into omega is going to be equal to I dash into omega dash, right? So that we get this I into omega as it is, where I dash is going to be this I into 1 plus 2 alpha t into omega dash, where omega dash is to be found out. So that this I gets cancelled, and we can say that omega dash
becomes actually equal to 1 upon 1 plus 2 alpha t into omega, correct है? And then we can just simplify this still further and get that omega dash is actually going to be 1 plus 2 alpha t the whole raised to minus 1 into omega. And then we can again use this equation here. यहाँ पे फिर से हम ये बात यूज कर सकते हैं. So as to write it as omega dash is going to be equal to 1 minus 2 alpha t into omega. Okay. So and then next step, in the next step we can say okay, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो ठीक से. तो ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा माइनस 2 अल्फा टी इंटू ओमेगा. अच्छा, लेकिन हमको निकालना क्या है? परसेंटेज में निकालना है या कैसे निकालना है? चेक करो एक बार. यस, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स एंगुलर स्पीड. ओके, मतलब हमको चेंज इन एंगुलर स्पीड निकालना है ना. ठीक है ना. फिर तो चेंज इन एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, राइट. तो ये देखो, ये हमको ओमेगा डैश तो मिल चुका है. तो ओमेगा डैश कि इसको शफल करके ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा माइनस ओमेगा डैश is going to be actually equal to 2 alpha t into omega. So change in angular speed मतलब ही delta omega is going to be 2 alpha t omega. Okay, so the answer is going to be yes, 2 omega alpha into t. This is going to be the correct answer. देखो ठीक से, the change in angular velocity speed will be this one here. ये देखो उसका solution. अच्छा, एक बात सुनो, ये जो है ना, ये हम एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी कर सकते थे. पता है कैसे? बताता हूँ. देखो, अभी हमको ऑलरेडी पता था कि ये जो लेंथ है, तो लेंथ इंक्रीजेस इन दिस वे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, राइट. तो इसको अगर हम सपोज ऐसा एक्सप्रेस करेंगे, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस अल्फा टी इंटू एल, करेक्ट है. तो इसका मतलब एल डैश माइनस एल is going to be equal to alpha t into L, which means that delta L is going to be alpha t into L, which means delta L upon L is written as alpha into t. करेक्ट है. इसका मतलब ये जो फ्रैक्शनल चेंज है ना लेंथ का, लेंथ के अंदर का, वो अल्फा टी बनता है. ये बात याद रखो ठीक से. इससे फ्रैक्शनल चेंज से हमको इसका परसेंटेज चेंज भी आराम से मिल जाता है. देखो ठीक से, परसेंटेज चेंज कितना होगा बताओ? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 अगर करेंगे तो हमको परसेंटेज चेंज मिलेगा, जो कि अल्फा टी इंटू 100, ये बनेगा परसेंटेज चेंज. चलो ठीक है. वंस वी गेट दैट परसेंटेज चेंज ना, वी कैन जस्ट मेक यूज इट हियर. तो यहाँ पे देखो, I is going to be equal to ml square upon 2. Out of that, m is going to remain constant, right? And L is increased. L increases by how many percent? अल्फा टी इंटू 100%, राइट. तो देखो ठीक से, ये जो L के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ वो अल्फा टी इंटू 100 के बराबर है. ठीक है. तो जैसे ही L के अंदर परसेंटेज इंक्रीज इतना होता है, तो I के अंदर परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा बताओ? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल इंक्रीज बाय डबल ऑफ दिस परसेंटेज. व्हाई? बिकॉज हियर L स्क्वायर इज देयर. तो L स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा? जो भी परसेंटेज चेंज L में होगा उसका डबल अल्फा टी इंटू 100, इतना परसेंटेज चेंज जो है वो इसमें होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर होगा. एंड जो हम परसेंटेज चेंज के बारे में बोल रहे हैं वही फ्रैक्शनल चेंज के बारे में भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो परसेंटेज चेंज के बारे में हमने बोला I इंक्रीजेस बाय 2 अल्फा टी इंटू 100%. ओके. अभी जैसे ही I बढ़ता है तो उसकी वजह से ओमेगा को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, क्योंकि I इंटू ओमेगा
is going to be a constant. तो I into ओमेगा कांस्टेंट रखने के लिए जैसे ही I बढ़ता है तो ओमेगा घटता है बाय द सेम परसेंटेज, ठीक है ना, सेम परसेंट। तो जो है परसेंटेज चेंज इन द ओमेगा विल बी सेम, ओनली इंक्रीज के बदले डिक्रीज आ जाएगा, बस उतना ही फर्क पड़ेगा यहाँ पे। तो ओमेगा वी कैन से डिक्रीजेस बाय द सेम परसेंट, मतलब 2 अल्फा टी इंटू 100 दिस मच परसेंट। तो इतने परसेंट से ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा। ये हमको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो परसेंटेज चेंज इन द ओमेगा, मतलब डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा is going to be this 2 alpha t into 100. Actually it should be negative because it is decreasing, that's why, and hence then we can say the into 100 ना? ये हो गया percentage change in omega which is found out to be equal to 2 alpha t into 100, right? And if we just cancel out this 100 from both sides here, then we can get delta omega upon omega is equal to 2 alpha t only. So that delta omega actually becomes equal to 2 alpha omega t as a final, which is already obtained in the previous method. Okay. Yes. So यहाँ पे उन्होंने कैसे किया है, देखो ओमेगा, ये देखो I into omega is equal to constant L and I is going to be ml square by 3 here. तो ये ml square by 3 into omega is equal to L हो गया. But since L is constant, what can we say? M into L square by 3 into omega is going to be a constant. And since M is already constant, 3 is already constant, so what can we say is L square into omega is going to be a constant once again. And since L square into omega is constant, what can we say? Omega is inversely proportional to L square. ये हमको इसमें से पता चल गया। ओके, तो इसका मतलब अभी इसको अगर हम सपोज डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखेंगे, सिंस ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L स्क्वायर, सो इफ वी डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू L, तो क्या मिलेगा बताओ? तो हमको मिलेगा डी ओमेगा is going to be equal to या थियरी ऑफ एरर्स का अगर हम यूज करेंगे ना, तो डी ओमेगा अपॉन ओमेगा मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन ओमेगा is going to be actually equal to -2 times of the fractional change in length. ये हमने बनाया इक्वेशन इसको यूज करके, देखो ठीक से। ये भी एक अलग मेथड है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो, तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L स्क्वायर, तो इसको हम फ्रैक्शनल चेंजेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ओमेगा को हम लिखेंगे इस तरह से, जो डी ओमेगा अपॉन ओमेगा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया मतलब, और 1 अपॉन L स्क्वायर इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अच्छा, इसको अगर डिफरेंशिएट करके अगर करके दिखाना है तुमको, तो वो भी दिखा सकते हैं। देखो कैसे बताता हूँ। देखो यहाँ पे ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L स्क्वायर, राइट? सो दैट मीन्स वी कैन से दैट डी ओमेगा इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, सेम कांस्टेंट वहां पे भी आएगा, और 1 अपॉन L स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? तो वो बनेगा 1 अपॉन L स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है पता है तुमको? L रेज टू -2 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो वो आता है -2 इंटू L रेज टू -3, मतलब ही -2 अपॉन L क्यूब ऐसा आता है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन L क्यूब इंटू DL, ये बन गया उसका डेरिवेटिव। अब इन दोनों को अगर रेशियो लेंगे ना, तो देखो क्या होगा, तो हमको मिलेगा डी ओमेगा अपॉन ओमेगा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे डी ओमेगा का जो वैल्यू है वो ऊपर रख देंगे यहाँ पे न्यूमरेटर में, जो बनता है -2 अपॉन L क्यूब इंटू DL, राइट? और ये जो ओमेगा का जो कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पे रख देंगे इधर, जो कि सिंपली 1 अपॉन L स्क्वायर है, बिल्कुल। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा डी ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर
-2 dl अपॉन l क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, ये इसका रेसिप्रोकल क्या बन रहा है, एल स्क्वायर ओनली, जिससे हमको ये एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा देखो, और बचेगा क्या, सिंपली -2 dl अपॉन एल। तो ही तो है यहाँ पे, ये देखो -2 डेल्टा एल अपॉन एल, इस तरह से हमको मिला। ठीक है, तो ये हम यूज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे डेल्टा एल अपॉन एल जो है वो अल्फा टी होता है, ये हमको प्रीवियस नॉलेज पता होना चाहिए जो हमने थर्मल एक्सपेंशन से डिराइव किया हुआ है। तो इस तरह से हमको ये डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा मिलता है -2 अल्फा टी। बट इफ वी शिफ्ट दिस ओमेगा इन दैट साइड, देन वी गेट दिस डेल्टा ओमेगा is equal to 2 omega alpha t as a final. This is going to be the correct answer, which is present there in option first. Okay, chalo next one, forget about this. Yes, try, ये शायद रिपीट हुआ ना, अभी भी तो किया था ये, नहीं अलग है शायद। ठीक है, टेक इट एज अ होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और होमवर्क में ले लो ये क्वेश्चन। इट इज सेम एज दैट वी हैव डन जस्ट नाउ, सिर्फ इसमें क्या है कि थोड़ा उल्टा किया है, मतलब बस। ठीक है, let us see the next question. Yes, the particle performs uniform circular motion with an angular momentum L. If its angular frequency is doubled and kinetic energy is halved, then angular momentum becomes. Okay, देखो उसका एंगुलर मोमेंटम L दिया हुआ है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा जो है उसको हमने क्या किया, डबल किया, तो वो 2 ओमेगा हो गया। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हार्ड। ओके, तो डू यू नो व्हाट हाउ द एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंटू आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आई, करेक्ट है, नहीं, बट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। चलो, तो इसको हम और इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो ठीक से कैसे, we can write this as half into I omega into omega again, right? And this I omega becomes L actually, and hence we can write this as half L into omega. So what we have got is K is equal to half L omega, correct है? So what can we say, L is going to be equal to 2K upon omega, बराबर है, ये हमको मिल गया। अभी इस L को अगर हम इस एक्सप्रेस करेंगे इस तरह से 2K by ओमेगा ऐसे, तो फिर अभी यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है कि एंगुलर काइनेटिक एनर्जी इज हार्ड, मतलब क्या, K को हमने आधा किया, राइट, एंड एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ही ओमेगा, तो उसको हमने क्या किया, डबल किया, डबल। तो ये देखो ओमेगा को हमने डबल किया, तो जैसे ही ओमेगा को डबल करेंगे तो एल जो है वो आधा होगा पहले, बिल्कुल, ओमेगा विल गेट हाफ, बट ये के जो है वो भी तो आधा किया है, तो उसकी वजह से जो एल है वो उस आधे का भी आधा होगा, और इस आधे का आधा मतलब क्या, 1/4, एंड हेंस द एंगुलर मोमेंटम विल बिकम L by 4, and hence there should be the fourth option correct one. That's it. अच्छा, वही उन्होंने भी किया है, देखो ठीक से, देखो kinetic energy can be written as half I omega into omega, so that you can write it as half L omega. So Ke1 upon Ke2 is equal to L1 upon L2 into omega 1 upon omega 2. But here L1 upon L2 is to be found out, right? And omega 1 upon omega 2 is 1 upon 1 by 2.
because it's given that angular frequency of the particle is doubled. So that means omega 2 must be 2 times of 2 times of omega 1. That means omega 1 के बदले omega 2 के बदले हमको क्या डालना होगा, 2 omega 1 डालना होगा, जिससे omega 1 कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा इधर। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या क्या हुआ है, हाफ किया है, तो इसलिए फिर ke2 मस्ट बी हाफ ऑफ ke1। दैट्स व्हाई ke2 के बदले क्या डाल दिया हमने, हाफ डाल दिया है, देखो ऐसे। और फिर उसको सॉल्व किया तो उससे हमको L जो है, L डैश जो है, ये L/4 हमको मिल गया। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट वन, the moment of inertia of a uniform disk about an axis passing through its center and perpendicular to its plane is 1 kilogram meter square. It's rotating with an angular velocity of 100 radian per second. Now another identical disk which is attached to it, and these two disks together continue to rotate about the same axis, then the loss in kinetic energy in kilojoules is, okay, तो देखो लिखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस इज 1। ओके, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है एक का, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी 100 रेडियन पर सेकंड। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ, नाउ अनदर आइडेंटिकल डिस्क इज अटैच्ड टू इट एंड बोथ ऑफ दिस डिस्क्स कंटिन्यू टू रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज होगा। देखो फिर से एक बार, ये समझो एक डिस्क है जो पहले अकेला रोटेट हो रहा था इस एक्सिस के अबाउट, और वो भी 100 रेडियन पर सेकेंड स्पीड से, राइट, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 था। अभी जब उसके साथ और दूसरा एक डिस्क अटैच किया जाता है और ये दोनों डिस्क जब साथ साथ घूमने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो 1 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल गेट एडेड टुगेदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इन ऑर्डर टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, what will happen is here the total angular moment of inertia will get doubled, and because of that the angular velocity will get halved. We can verify this using the law of conservation of angular momentum, that is L1 is equal to L2, where L1 is going to be 1 into 100, नहीं सॉरी, L1 मतलब होता क्या है, I into ओमेगा ना, तो ये I into ओमेगा, तो I1 into ओमेगा 1, और यहाँ पे ये जो यहाँ पे L2 है वो क्या आने वाला है, I2 into ओमेगा 2 रहने वाला है, where I1 is going to be 1, right, into ओमेगा 1 is going to be 100, right, which is equal to, यहाँ पे I2 कितना बनने वाला है, 1 plus 1, क्योंकि दोनों डिस्क ऐड हो गए ना, दोनों डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ऐड हो जाएगा, into ओमेगा 2 we have to find out. So what we get is 100 is equal to 2 omega 2, which gives omega 2 is equal to 50 radian per second, no doubt. लेकिन हमको निकालना क्या है, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हाउ विल यू गेट दैट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब द डेल्टा के, वी कैन से इट इज गोइंग टू बी k1 minus k2, याद रखो ठीक से, k1 minus k2, क्यों, क्योंकि इट्स लॉस ना, तो लॉस कैसे मिलेगा हमको, इनिशियल माइनस फाइनल करके ही मिलेगा ना, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, करेक्ट है, ये बन गया हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हाफ, अभी फाइनली तो दो डिस्क कंबाइंड है, तो इसलिए उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो यहाँ पे I2 उसको हम बोल देंगे, बट इट इज गोइंग टू बी 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इनटू ओमेगा 2 स्क्वायर, ओमेगा 2 इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, सो अभी यहाँ पे हाफ तो चलो कॉमन आ जाएगा, बाकी I1 कितना है 1 इंटू ओमेगा 1 कितना है 100, तो इस 100 का स्क्वायर माइनस हाफ कॉमन ले लिया एज इट इज। अब यहाँ पे I2 कितना बनने वाला है 2, राइट है, I2 क्योंकि 1 plus 1 इट बिकम्स 2 इंटू ओमेगा 2 कितना है, देखो 50 है, तो इसलिए वहां पे आ जाएगा 50, और उस 50 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो ये करेंगे आगे, तो क्या मिलेगा, देखो हाफ इंटू यहाँ पे 100 का स्क्वायर क्या बन रहा है 10,000 माइनस 2 इंटू 50 का स्क्वायर क्या बनता है, 50 का स्क्वायर बनता है 2500, that is multiplied by 2 gives us 5000, and 10,000 minus 5000 comes out to be only 5000, and that 5000 divided by
2 gives us 2500, and that is in joules, but we want it in kilojoules, right? So we can write it as 2.5 kilojoule, which is already present there in this option 1. That's it. Okay, मेरे को वही किया है, no doubt. चलो next one. A particle of mass m is rotating along a circular path of radius r and its angular momentum is L. The centripetal force acting on the particle is. It's very simple question. Centripetal force क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है? और L इक्वल टू क्या होता है? L यहाँ पे करेक्शन है, याद रखो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि L इक्वल टू क्या होता है? I ओमेगा ना, और I मतलब क्या होता है? m r स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो इससे हमको मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू ये mr स्क्वायर नीचे, तो L अपॉन mr स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा. इफ यू पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर इन दिस इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम ये वैल्यू डाल देंगे, मेरे को ठीक से, ये ओमेगा का वैल्यू हम डाल देंगे इधर यहाँ पे, तो इससे क्या होगा देखो, तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू एम आर, ये एम आर जो है वो एज इट इज रखा, और ओमेगा के बदले क्या डाल दिया? ये पूरा L अपॉन एम आर स्क्वायर, ये डाल दिया इधर, तो L का स्क्वायर हो गया L स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर r4, जिसमें अभी m कैंसिल हो जाएगा एक, और इवन एक r कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ L स्क्वायर अपॉन m r क्यूब, which is already present there in the fourth option, correct? And that's why fourth is the correct option. चलो ठीक है, next one. Two thin uniform circular rings, each of radius 10 and mass 0.1, are arranged so as to have common center, and their planes are perpendicular to each other. The moment of inertia of this system about an axis passing through their common center and perpendicular to the plane of their rings, their plane of their rings. Okay, तो मतलब सिचुएशन देखो ऐसा है, ये दो रिंग्स है, तो देखो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस एक एक ये वाला जो डिस्क रिंग है कि नहीं, इस रिंग के लिए वो डायमीटर बनता है, तो इसलिए उसके लिए हमको डायमीटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ये देखो. और दूसरा वाला जो रिंग है, ये रिंग दिख रहा है, ये वाला रिंग, इस रिंग के लिए यही एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस बनता है, तो इसलिए उसको हमको परपेंडिकुलर एक्सिस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. बिल्कुल, तो सिंपली mr square plus mr square by 2, which gives 3 by 2 mr square, and if you put all the values then we can get the answer easily, no doubt. तो कंसेप्ट सिर्फ इतना ही है कि एक ही एक्सिस किस तरह से एक रिंग के लिए डायमीटर बनता है और दूसरे रिंग के लिए परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर एक्सिस बनता है, सिर्फ रिंग्स को परपेंडिकुलर रखने की वजह से, ठीक है? तो इसलिए चलो नेक्स्ट वन. बॉडी मूव्स along the circular path of radius 5 centimeter. The coefficient of friction between the surface of path and the body is 0.5. Okay, coefficient of friction दिया हुआ है. The angular velocity in radian per second with which the body should move so that it does not leave the path is. तो मतलब एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है, और coefficient of friction between the surface and the path of the body is given already. ओके, द एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, मतलब ये सिंपली ऐसा है कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा काम करने वाला है, तो ऐसे केस में फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी सफिशिएंट. तो उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को हमको इक्वेट करना जरूरी है, जिससे हमको मिलता है, ये देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m r ओमेगा स्क्वायर, और फ्रिक्शनल फोर्स हुआ करता है म्यू एम जी, राइट, जिसमें से m कैंसिल होके हमको मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन r, राइट. एंड दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इजीली सो एज टू गेट द आंसर. ये देखो वही किया है, तो इसको अगर m कैंसिल कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमको मिल जाएगा. वंस वी गेट दिस ओमेगा स्क्वायर,
we can find out omega easily, that is 10 radian per second, that is present in option D, no doubt. ओके चलो फिर आप यहाँ पे रुकते हैं, तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, पढ़ सकते हैं आराम से. Okay, so we'll just continue all these questions next time. तो बट नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखो, अगले बार हम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करेंगे. ठीक है, अभी तक हमने जो रोटेशनल मोशन के अंदर के जो क्वेश्चंस है, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर के जो क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा किए, तो बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन जो होता है तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा करेंगे. ठीक है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके चलो बाय.